छात्रगण, पिछली कक्षा में मैंने कक्षा समापन के समय निर्देशित किया था आप सभी को कि आप विराम चिन्ह के संदर्भ में अपने घरों में इस प्रकरण को पढ़कर आएंगे। मैं समझता हूं कि हमारे सभी विद्यार्थी विराम चिन्ह को पढ़कर आए होंगे। प्यारे बच्चों, विराम चिन्ह का हिंदी भाषा में बहुत अधिक महत्व है। हमारे इसमें बहुत से छात्रगण अपने गद्य के पाठों को पढ़ते समय विभिन्न विराम चिन्हों को देखे होंगे और उन विराम चिन्हों के आधार पर ही अपना उच्चारण, जब आप वाचन करते हैं तो स्पष्ट उच्चारण आप करते हैं। कहाँ रुकना है, कहाँ बढ़ना है, इन सब की स्थिति अर्थात अर्थबोध हेतु हिंदी में भिन्न भिन्न प्रकार के जो लिपि चिन्ह होते हैं उन्हें ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो सबसे पहले आप यह समझ लीजिए कि विराम चिन्ह है क्या। बात कहने, लिखने तथा अर्थबोध हेतु हिंदी में भिन्न भिन्न प्रकार के चिन्ह, जैसे पूर्ण विराम के लिए, अल्प विराम के लिए, अर्ध विराम के लिए योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, विवरण चिन्ह, इस प्रकार के विभिन्न चिन्हों के लिए जो चित्र, जो आकृतियां होती हैं उन्हें ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। इन्हीं विराम चिन्हों को आप यूं कह सकते हैं कि जो भिन्न भिन्न प्रकार के लिपि चिन्ह हैं वे ही विराम चिन्ह हैं। वैसे हमारे प्यारे छात्रगणों को यह जानकारी अपरिहार्य है कि विराम चिन्हों के संदर्भ में विद्वानों में मत वैभिन्न है, एकता नहीं है। कुछ विद्वान इसे 14 स्वीकार करते हैं, कुछ 18, कुछ 20, कुछ 16, लेकिन जो सामान्य अभिमत है, जिसे अधिकांश लोग स्वीकार करते हैं, उस विराम चिन्हों की संख्या हिंदी में 14 है। अब इन 14 विराम चिन्हों का विवरण आपको जानना आवश्यक है। उन चिन्हों की पहचान आपके लिए आवश्यक है। कोई चिन्ह यदि आपके पुस्तक में मिलता है तो आप यह जान लें कि यह कौन सा चिन्ह है और इस चिन्ह का क्या प्रभाव है। इस चिन्ह के साथ हमें अपना वाचन और अर्थबोध किस प्रकार से करना है। प्यारे बच्चों, पहला चिन्ह है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। आप हिंदी गद्य जब पढ़ते हैं, विभिन्न प्रकार के विषयों को पढ़ते हैं, जैसे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, विज्ञान, तो जब कोई वाक्य का अंत होता है तो एक खड़ी पाई आपको देखने को मिलती है। वह खड़ी पाई ही पूर्ण विराम का चिन्ह है। यह वाक्य पूरा होने पर वाक्य के अंत में लगा रहता है। तो प्यारे छात्रगण, मैं चाहूंगा कि इस कक्षा के समापन के बाद जब आप घर जाएंगे तो बैठकर सभी 14 प्रकार के विराम चिन्हों का नाम लिखेंगे और उसके बाद उसका जो लिपि चिन्ह है उसके सामने उसे भी लिख लेंगे, जिससे आपको यह बोध हो जाए कि यह आकृति, यह लिपि चिन्ह पूर्ण विराम है, यह लिपि चिन्ह अल्प विराम है या अर्ध विराम है, या इन 14 प्रकार के विराम चिन्हों में यह लिपि चिन्ह कौन सा विराम है और इसका हम कैसे अर्थबोध करेंगे। तो पहला चिन्ह क्या हुआ प्यारे बच्चों? पूर्ण विराम, जो वाक्य पूरा होने पर एक खड़ी पाई के रूप में लगाया जाता। दूसरा लिपि चिन्ह है जिसे हम अल्प विराम कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्प विराम कहते हैं। इसका प्रयोग शब्दों को दूसरे शब्दों से अथवा उपवाक्य को दूसरे उपवाक्य से अलग दिखाने के लिए किया जाता है और इसका चिन्ह इस प्रकार से होता है। आप देखें पुस्तकों में, इसे हम अर्ध विराम, अल्प विराम कहते हैं। बहुधा हमारे छात्र अल्प विराम और अर्ध विराम को एक ही समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है।
अल्प विराम और अर्ध विराम में उसके लिपि चिन्ह में भी अंतर है, उसके प्रयोग में भी अंतर है, उसके अर्थ बोध में भी अंतर है। अर्ध विराम पूर्ण विराम से कुछ कम समय रुकने के लिए प्रयोग किया जाता है। साहित्य में पूर्ण विराम जब वाक्य पूरा हो गया तब, अल्प विराम शब्दों को दूसरे शब्दों अथवा उपवाक्य को दूसरे उपवाक्य से अलग दिखाने के लिए, और अर्ध विराम पूर्ण विराम से कुछ कम समय रुकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी आकृति अर्ध विराम के ऊपर एक बिंदु, अल्प विराम के ऊपर एक बिंदु, अल्प विराम का जो चिन्ह है उसके ऊपर एक बिंदु रख दें तो यह अर्ध विराम का लिपि चिन्ह हो जाता है। इसे भी आपको अपने मानस पटल पर अपने स्मरण में अंकित कर लेना है। जो चौथा हमारा लिपि चिन्ह है, विराम चिन्ह है, वो है विस्मयादि बोधक चिन्ह या विस्मय बोधक चिन्ह। यह वाक्य में आश्चर्य की स्थिति उत्पन्न करने के लिए, किसी शोक की स्थिति में, हर्ष की स्थिति में अथवा घृणा की स्थिति में यह चिन्ह प्रयोग किया जाता है। यह चिन्ह पूर्ण विराम के अनुसार एक खड़ी पाई के नीचे एक छोटा बिंदु रखकर प्रदर्शित किया जाता है। यह लिपि चिन्ह पूर्ण विराम की तरह एक खड़ी पाई और उसके नीचे एक बिंदु होता है, जो वाक्य में यह बताता है कि कोई आश्चर्यजनक घटना है, कोई शोक उद्भूत हो रहा है, कोई हर्ष प्रत्युत्पन्न हो रहा है या घृणा की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसे हम विस्मयादि बोधक चिन्ह या विस्मय बोधक चिन्ह कहते हैं। अगला जो हमारा विराम चिन्ह है वो है निर्देशक चिन्ह। कौन सा चिन्ह? निर्देशक चिन्ह। अब आप निर्देशक शब्द से लें अर्थ तो स्पष्ट हो जाएगा कि यह किस प्रकार का लिपि चिन्ह है और इसका अर्थ बोध क्या होता है, ये कैसे प्रयुक्त होता है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि आगे आने वाले शब्द जो हमारे साहित्य में, हमारी रचना में, हमारे लेख में आगे आने वाला शब्द है या कोई कथन है, तो उसे उस ओर हमारा संकेत कैसे हो, इसके लिए हम निर्देशक चिन्ह एक छोटी खड़ी बेड़ी हुई पाई खींचकर बनाते हैं, जिसे हम निर्देशक चिन्ह कहते हैं। अब निर्देशक चिन्ह के बाद उपविराम होता है। लिपि चिन्ह में उपविराम, जिसे हम दो बिंदु के रूप में, जैसे विसर्ग होता है उस तरह किसी शब्द के बाद दो बिंदु लिखकर प्रकट करते हैं, शब्द के बाद थोड़ा गैप और फिर दो बिंदु, इसे हम उपविराम कहते हैं। आगे आने वाले विवरण की ओर संकेत करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों, उपविराम को हम विवरण चिन्ह भी कहते हैं। ध्यान रहे, विवरण चिन्ह और उपविराम की एक ही लिपि चिन्ह की आकृति एक प्रकार की होती है, जो दो बिंदुओं से प्रदर्शित की जाती है। इसे आप समझते हैं। उपविराम के बाद हंस पद चिन्ह आता है। क्या आता है? हंस पद चिन्ह। जैसे आप कोई निबंध लिख रहे हैं, कोई पत्र लिख रहे हैं, कोई कहानी लिख रहे हैं, कोई उपन्यास लिख रहे हैं, कुछ भी आप लिख रहे हैं और उसमें कोई शब्दांश या कोई शब्द छूट गया, कोई चीज आपसे त्रुटिवश, मानवीय भूलवश छूट गई और आप आगे बढ़ गए, दो एक पंक्ति लिख गए, तब आपके स्मरण में आया कि यहां यह अंश जो छूट गया, यदि यह लिखा होता तो हमारे इस लेख की ग्रेविटी, इस लेख का अर्थ अधिक महत्वपूर्ण हो जाता। तो ऐसी स्थिति में आप इस चिन्ह का प्रयोग करके ऊपर छूटे हुए अंश को लिखते हैं। इसकी आकृति इस प्रकार से बनाई जाती है और ऊपर आप शब्द लिख देते हैं, तो मूल्यांकन करता या पाठक यह समझ लेता है कि लेखक के द्वारा लिखते समय मानवीय भूलवश यह अंश छूट गया था जिसे ऊपर लिखा गया है। उस चिन्ह का यह अर्थ होता है जिसे हम हंस पद चिन्ह कहते हैं। प्यारे बच्चों, हंस पद चिन्ह के बाद जो बहुधा आप बोलचाल की भाषा में भी प्रयोग कर लेते हैं और साहित्य में भी आपको देखने को मिलता है, जिसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं।
प्रश्नवाचक चिन्ह जिसकी आकृति इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से वाक्य के अंत में ये लगाया गया है, इसका मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह है और वह वाक्य कोई प्रश्न कर रहा है ऐसा आपको प्रतीत होगा। जैसे क्या तुम पढ़ते हो, तुम कहां जाते हो। तो इस प्रकार के चिन्ह, इस प्रकार के वाक्यों के अंत में जहां कब कैसे कौन कितना इस प्रकार कोई प्रश्न पूछा जाए किसी वाक्य में तो उसके अंत में इस प्रकार का चिन्ह अपेक्षित होता है जहां कुछ उत्तर निकल रहा हो। यानी यूं कह लीजिए कि जहां प्रश्न का उत्तर अपेक्षित हो वहां हम ये प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये प्रश्नवाचक चिन्ह जो है इसे हम लिपिक चिन्ह ही कहते हैं। इसकी आकृति इस प्रकार से होती है। जैसा कि मैंने विराम चिन्हों को पढ़ाते समय प्रारंभ में ही आपसे कहा कि आप सभी विराम चिन्हों का नाम लिखेंगे, उसके साथ उसके लिपि चिन्ह को भी लिखकर अपने स्मरण में रख लेंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह के बाद योजक चिन्ह होता है। योजक चिन्ह भी एक टेढ़ी पड़ी पाई के समान, छोटी पाई के समान होता है। योजक चिन्ह जहां इसका प्रयोग कहां होता है, जहां दो शब्दों को जोड़ने, यानी दो शब्दों को जहां जोड़ा जाना हो। जैसे उदाहरण आप समझे, रात दिन, रात और फिर बीच में पाई के आगे दिन, दो शब्दों को जोड़ने का जहां संकेत साहित्य में किया जाता है वहां हम इस योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। प्यारे बच्चों, योजक चिन्ह के बाद जो तुम्हारा अगला चिन्ह है जिसे उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह कहते हैं। बहुधा शिक्षकों को पढ़ाते समय या अपनी पुस्तकों में भी आप इस प्रकार के चिन्ह देखते होंगे। किसी कथन या उद्धरण पर इस प्रकार के चिन्ह बने होते हैं जो उस उद्धरण को बताने के लिए, स्पष्ट करने के लिए, जोर देने के लिए लिखा जाता है। जैसे एक उदाहरण हम आपको देते हैं। आप अपने स्वतंत्रता दिवस समारोह के दिन या गणतंत्र दिवस समारोह के दिन विभिन्न वक्तव्यों में ये सुनते होंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब इस उद्धरण को आप उद्धरण चिन्ह के द्वारा जब वाक्य के बीच में लिखते हैं तो इसका प्रयोग आप करते हैं। इसी तरह के विभिन्न उद्धरण हो सकते हैं। आप कुछ उद्धरणों को भी इस प्रकार सूचीबद्ध कर लें जिससे भी आपको आगे सुविधा मिलेगी। अगला जो चिन्ह है वो है विशिष्टता बोधक चिन्ह। विशिष्टता बोधक चिन्ह जहां किसी शब्द, तथ्य या कथन को विशेष महत्व देना होता है वहां हम इसका प्रयोग करते हैं। जहां किसी कथन को या शब्द को विशिष्टता देनी होती है, जैसे अहिंसा। गांधी जी का मूल मंत्र क्या था? अहिंसा। तो जहां हम अहिंसा लिखेंगे, अहिंसा को इस चिन्ह से, इस चिन्ह के साथ अहिंसा शब्द लिखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि इस शब्द को विशिष्टता प्रदान करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। मान लीजिए आप लिखते हैं, गांधी जी का अभिकथन था कि अहिंसा एक अमोघ अस्त्र है। अहिंसा एक अमोघ अस्त्र है, अमोघ जो निष्फल न जाए। तो अहिंसा, अब अहिंसा को विशिष्ट करना है इसलिए इस चिन्ह का प्रयोग हम करेंगे। अगला हमारा जो चिन्ह है कोष्ठक। विद्यार्थी यहां ये समझ लें कि जो गणित का कोष्ठक है उससे हमारा अभिप्राय नहीं है। यहां कोष्ठक जो छोटा कोष्ठक गणित का होता है उसी तरह का चिन्ह हिंदी में हम प्रयोग करते हैं कोष्ठक के रूप में। किसी शब्द के साथ जुड़े अर्थ का संबंध स्पष्ट करने के लिए, किसी शब्द के साथ जुड़े शब्द के संबंधों को स्पष्ट करने के लिए हम इस कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे एक उदाहरण हमारे छात्रगण समझने, मैंने उनसे आदर पूर्वक कहा। मैंने उनसे आदर पूर्वक कहा। अब यहां उनसे का अर्थ स्पष्ट नहीं है तो कोष्ठ में आप लिख सकते हैं पिताजी, गुरुजी। मैंने उनसे आदर पूर्वक कहा। किससे कहा? पिताजी से कहा, गुरुजी से कहा या अमुक से कहा। तो इस प्रकार इसे हम
कोष्ठक में किसी शब्द के साथ जुड़े अर्थ या संबंध को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक लिपि चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिसे हम कोष्ठक का विराम चिन्ह कह सकते हैं। अगला है हमारा लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह, लाघव लघुता का बोध कराता है, यानी किसी चीज को, किसी शब्द को लघु रूप देने के लिए, किसी शब्द को लघु छोटा करने के लिए, कम क्षेत्र में लिखने के लिए, जल्दी लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बहुधा आप लोगों के नाम के साथ डॉक्टर लिखा देखते हैं तो वहां डा लिखकर यहां एक शून्य का चिन्ह, जीरो का चिन्ह बना दिया जाता है, गोलाकृति। इसे लाघव चिन्ह कहते हैं। जैसे आप परीक्षाओं में जब किसी प्रश्न का उत्तर दे रहे होते हैं तो जब आपका पृष्ठ भर जाता है तो आप नीचे लिखते हैं क्री, फिर शून्य का चिन्ह यानी लाघव चिन्ह लगाते हैं, फिर प, फिर लाघव चिन्ह, फिर उ, फिर लाघव चिन्ह, यानी कृपया पन्ना उलटिए। इतना लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग करके आप क्री प उ, क्री के बाद लाघव चिन्ह, प के बाद लाघव चिन्ह और उ के बाद लाघव चिन्ह लगाकर अपनी बात समाप्त कर लेते हैं। अगला जो चिन्ह है लिपि चिन्ह, विस्तार चिन्ह। क्या है? विस्तार चिन्ह। किसी कथन के आगे विस्तार था, इस कथन को आगे और कहा जाता या कहा जा सकता है या कहा जा सकता था, किंतु यहां उसकी आवश्यकता नहीं है। आपका ध्यान केवल इस ओर आकृष्ट करना है कि हाँ इसे विस्तारित किया जा सकता है, तो वहां विस्तार चिन्ह लगाते हैं। डाट 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 यानी बिंदी 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 करके स्पष्ट कर देते हैं कि इसके आगे, इस कथन के आगे इसका विस्तार भी है, किंतु यहां उसकी आवश्यकता नहीं है, अतः हम इसे इस चिन्ह के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। तो अब हमारे विद्यार्थी ये देखें कि विराम चिन्ह बात कहने, लिखने तथा अर्थ बोध हेतु हिंदी में भिन्न भिन्न प्रकार के जो लिपि चिन्ह होते हैं, इन्हें ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। इनकी संख्या प्रमुख रूप से 14 है, यद्यपि कुछ विद्वान 16, 18, 20 तक इसे स्वीकार करते हैं। पर यहां आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट हो ले कि प्रमुख 14 ही विराम चिन्ह है और इन्हीं चिन्हों की आकृति को और इन चिन्हों के नाम के साथ जोड़कर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में एक सूची बना लें और उसे कंठस्थ कर लें, उसका अर्थबोध समझ लें, जिससे जब पढ़ते समय आवश्यकता हो तो आप इसका अर्थबोध प्राप्त कर लें और स्वयं लिख रहे हो तो आपको कहां किस चिन्ह का प्रयोग करना है, इसकी सम्यक जानकारी, इसकी उपयुक्त और उचित जानकारी आपके पास हो जाए। क्योंकि विराम चिन्ह आपकी भाषा को गति देते हैं, प्रवाह देते हैं, सुंदर अर्थ देते हैं, आपका वाक्य सुघड़ हो जाता है। इसलिए इन चिन्हों का ज्ञान आपके लिए आवश्यक है। प्यारे बच्चों, तो मैं समझता हूं अब इन 14 प्रकार के विराम चिन्हों और उसके प्रयोग, उसके अर्थबोध के संबंध में आप आवश्यक जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आइए अब हम चर्चा करते हैं। हिंदी में व्यंजन में एक व्यंजन होता है र। ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यंजन है, क्योंकि यही एक ऐसा व्यंजन है, एक ऐसा संयुक्त व्यंजन है जिसका हम विशेष प्रयोग करते हैं। अभी हम उदाहरणों के माध्यम से इस व्यंजन के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि बहुधा इस व्यंजन के प्रयोग के नियमों का ज्ञान, नियमों और इसके प्रयोग विधि का ज्ञान न होने के कारण बच्चे केवल स्मृति के आधार पर, परंपरा के आधार पर तो लिख जाते हैं, पर उनको वास्तविकता और वास्तविक स्वरूप लिखने का ज्ञान नहीं होता। बहुधा बड़े बड़े लोग र के प्रयोग के संबंध में गलतियां कर देते हैं, जिससे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे एक बहुत ही प्रचलित शब्द है आशीर्वाद। अब बहुत से लोग आशीर्वाद लिखने में अ के बाद आ की मात्रा लगाए, फिर स में छोटी की मात्रा लगा दिए या बड़ी की मात्रा लगा दिए, फिर तुरंत वहीं र लगा दिए, फिर वा और द, तो इसका उच्चारण हो जाता है आशीर्वाद। आशीर्वाद लिखने के लिए आपको व के ऊपर र का प्रयोग करना होगा।
इसी प्रकार से र के विभिन्न प्रयोगों की चर्चा हम आपके सामने करने जा रहे हैं। आवश्यकता हो तो आप इसे लिखते जाएंगे, अन्यथा घर पर जाकर र का प्रयोग आप भली भांति कुछ शब्दों के साथ अभ्यास करके समझ लेंगे। अब ऐसे आप समझें कि जहां संयुक्त व्यंजन मिलाकर लिखे जाते हैं, जहां संयुक्त व्यंजन मिलाकर लिखे जाते हैं, वहां स्वर रहित व्यंजन, ध्यान से सुनिएगा, स्वर रहित व्यंजन ऊपर और स्वर सहित नीचे। स्वर सहित व्यंजन में कहा नीचे र का प्रयोग होता है। अब आप इसको इस प्रकार से समझिए, उदाहरण लें, जैसे प्र आपको लिखना है तो आप प लिखते हैं और प के यहां एक ऐसी तिरछी आकृति खींचते हैं जो र का काम करती है, ये प्र हो गया। अब इसमें आप देखें, प्र को अगर आप देखें तो इसमें प धन र, प स्वर रहित है, प स्वर रहित है और र स्वर सहित है, र स्वर सहित है, तो स्वर सहित जो र है वो नीचे आएगा। कहां आएगा? नीचे, इसलिए प में वो नीचे लगा हुआ। इसी तरह क धन र, इसी तरह द, जैसे पद्धति, पद्धत में ध, द धन ध। अब आप इसे इस प्रकार समझ लें कि जहां संयुक्त व्यंजन ये मिलाकर लिखे जाते हैं, वहां स्वर रहित व्यंजन ऊपर और स्वर सहित व्यंजन र नीचे होता है। हिंदी में र विशेष व्यंजन है बच्चों। इसके नीचे जैसे और व्यंजन हम लिखते हैं, क लिखते हैं तो क के नीचे हलंत लगा सकते हैं। ख यदि व्यंजन शुद्ध व्यंजन लिखना है तो हलंत, ग व्यंजन, पर र के नीचे हलंत नहीं लगता, ये ध्यान रहे। र ही एक ऐसा विशेष व्यंजन है जिसके नीचे हलंत यानी हलंत का चिन्ह नहीं लगाया जाता है। यदि कोई छात्र र व्यंजन के नीचे हलंत लगाता है तो उसका लेख गलत हो जाएगा। इसलिए स्वर रहित र को आने वाले स्वर के ऊपर लिखा जाता है। स्वर रहित र लिखना है, अगर स्वर रहित कोई भी अक्षर लिखना हो तो नीचे हलंत लगा सकते हैं, पर र एक ऐसा व्यंजन है जिसे स्वर रहित लिखने के लिए इसे ऊपर लिखा जाता है। जैसे कर्म, क म और म के ऊपर र, तो ये ऊपर जो र है ये स्वर रहित र है। पर म हमें स्वर रहित लिखना हो तो केवल म लिखकर उसके नीचे हलंत लगा देंगे तो वो स्वर रहित म हो जाएगा। पर स्वर रहित र लिखने के लिए, जिससे कर्म, धर्म, मर्म, तो ऊपर ही हम इसे लिखते हैं। जैसे आशीर्वाद का हमने अभी उदाहरण दिया। अब इसके प्रयोग का थोड़ा सा रूप और आप जान लें। पाई वाले व्यंजन, पाई वाले व्यंजन जिसमें खड़ी पाई का प्रयोग, सर क, प, च, ये व्यंजन जो पाई वाले व्यंजन हैं, इनके साथ अगर यह आता है तो उनके निचले भाग में लगता है। ध्यान रहे, कोई भी पाई वाला व्यंजन अगर है और उसमें स्वर रहित र का प्रयोग किया जाना है तो नीचे लगेगा, जैसे प्रेम, क्रम। तो ये आप ध्यान रखें। अब बिना पाई वाले व्यंजन के साथ आने पर, पाई वाले व्यंजन के साथ में तो ये नीचे तिरछा लग गया। अब बिना पाई वाले व्यंजन के साथ आने पर ये नोकदार तिपाई के रूप में नीचे लगता है। अब बिना पाई वाले व्यंजन जैसे ट, ठ, ड, ये बिना पाई वाले व्यंजन है। इनको हम देखिए लिखते हैं ट में यहां कोई पाई नहीं, ठ यहां भी कोई पाई नहीं। तो इस प्रकार के जो बिना पाई वाले व्यंजन है वहां ये नोकदार तिपाई के रूप में लगता है। इसे आप ट्रक लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ट्रक। तो ट और ट के नीचे ऐसा आप र लगाते हैं, फिर आगे क, ट्रक। ड्रम, ट्रक, ड्रम, ड्रामा। तो ये बिना पाई वाले अक्षरों में नीचे तिपाई के रूप में लगता है। इसे बिल्कुल आप व्यवस्थित रूप से समझ लें। त और स के साथ लगने पर, त समझ रहे हैं ना, क और स के साथ लगने पर यह त और स का मूल रूप ही बदल देता है। ये दो वर्ण ऐसे हैं, दो व्यंजन ऐसे हैं जिनके साथ जब ये लगता है तो इसका मूल स्वरूप बदल जाता है। जैसे त, धन, र, दोनों मिलकर क्या बनता है? त्र। क्या बन जाता है ये? त्र। इसकी एक विशेष आकृति होती है। स और र मिलकर क्या बन जाता है? श्री, स्र, जो आप श्री में प्रयोग करते हैं। स और र मिलकर स्र, जैसे श्रम आप लिखते हैं तो श की आकृति आप ऐसे लिखते हैं, ऐसे।
ये वास्तव में स और र का सम्मिलित स्वरूप है, र का ये मिलन है जिसे आप स्र के रूप में लिखते हैं, और स के साथ आने पर ये स्र हो जाता है, ऐसे लिखते हैं आप, श्र का स्वरूप प्राप्त कर लेता है। और इस प्रकार से आप ये समझ लें कि र का जो प्रयोग है वो संयुक्त व्यंजन जब मिलाकर लिखना हो तो स्वर रहित व्यंजन ऊपर रहेगा और स्वर सहित जो है वो नीचे रहेगा। हिंदी में र विशेष व्यंजन है, इसलिए इसके नीचे हलंत का प्रयोग नहीं होता, अतः स्वर रहित र को लिखने के लिए इसे हम ऊपर लिखते हैं, तथा पाई वाले व्यंजन के साथ आने पर यह निचले भाग में लगता है, बिना पाई वाले व्यंजन के साथ आने पर यह नोकदार तिपाई के रूप में लगता है, और त और स के साथ लगने पर इसका स्वरूप ही बदल जाता है। इस प्रकार से आप ये समझ लें कि र का हम ये विशिष्ट प्रयोग जान लें और तदनुरूप अपने लेख में, अपने वाचन में हम इसे समझ लें। यदि त्र शब्द कहीं आता है इसे त्रिशूल, तो हम यह समझ लें कि यह त और र के योग से बना है। स्र आता है तो हम यह समझ लें यह स और र के प्रयोग से बना है। प्यारे बच्चों, अब थोड़ा सा हिंदी व्याकरण की विकास यात्रा आप देख लेंगे तो आप देखेंगे कि हिंदी संस्कृत जन्य है, इसलिए संस्कृत का जो व्याकरण है वो पाणिनि की अष्टाध्यायी है। प्राकृत अपभ्रंश में एक व्याकरण लिखा गया हेमचंद्र द्वारा, जिसे हम सिद्ध हेम शब्दानुशासन कहते हैं। हिंदी व्याकरण के 4 चरण हमारे सामने आते हैं। पहला चरण 18वीं और 19वीं शताब्दी का, दूसरा चरण 1870 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक का, जिसमें पहला प्रयास नवीन चंद्र राय ने किया। उन्होंने नवीन चंद्रोदय नाम से एक व्याकरण लिखा। दूसरा प्रयास इसी समय पादरी रिंगन ने किया, जिन्होंने भाषा भास्कर लिखी। 1875 ईस्वी में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने हिंदी का एक व्याकरण लिखा। इसी प्रकार अयोध्या प्रसाद खत्री ने भी 1875 के आसपास एक हिंदी व्याकरण लिखा। तीसरा चरण 1900 ईस्वी यानी 1900 ईस्वी से प्रारंभ होता है। प्यारे बच्चों, अब तक हिंदी की विकास यात्रा में नागरी प्रचारणी सभा स्थापित हो चुकी थी और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका का संपादन और प्रकाशन प्रारंभ कर चुके थे। 1905 ईस्वी में नवंबर के अंक में अगर आप देखें तो आचार्य द्विवेदी जी ने भाषा और व्याकरण पर एक सुंदर लेख प्रस्तुत किया। 1908 ईस्वी में कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी की हीनता, 1916 ईस्वी में व्याकरण ग्रंथ का दायित्व कामता प्रसाद को सौंपा गया, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उसकी समीक्षा की और 1919 ईस्वी में यह ग्रंथ प्रकाशित हो गया। चौथा जो हमारा चरण है वो 1942 ईस्वी में किशोरीदास वाजपेयी के ब्रज भाषा के व्याकरण से प्रारंभ होता है, जो 1948 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई। 1954 में हमारी नागरी प्रचारणी सभा का एक सम्मेलन था, जिसमें ये महसूस किया गया, हिंदी के विद्वानों ने देखा कि हिंदी के व्याकरण पर पुनः चर्चा होनी चाहिए और कोई उपयुक्त और सक्षम समर्थ पुस्तक हम लोगों के बीच में आनी चाहिए, क्योंकि इस समय हमारा देश स्वतंत्र हो चुका था और हिंदी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। तो इस समय हिंदी व्याकरण के पुनर्लेखन का एक प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें 1956 में सभी किशोरीदास वाजपेयी जी को यह दायित्व दिया गया था। सभी हमारे उस समय के समकालीन हिंदी के विद्वानों ने परस्पर मतैक्य के आधार पर हिंदी शब्दानुशासन का प्रकाशन किया। तो ये हिंदी व्याकरण की एक विकास यात्रा है। वैसे मूल व्याकरण हम संस्कृत का हिंदी में स्वीकार करते हैं। हिंदी भाषा के विकास के संबंध में 1955 ईस्वी में चूंकि देश स्वतंत्र हो चुका था, इसलिए भारत सरकार ने राजभाषा आयोग की संस्तुति के आधार पर 2 आयोग बनाए। एक वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के लिए आयोग, जो शिक्षा मंत्रालय के अधीन था, और दूसरा विधायी शब्दावली के लिए आयोग, जो विधि मंत्रालय के अधीन बनाया गया। हमारे सामने अब धीरे धीरे हिंदी के विकास के साथ साथ मानकीकरण की समस्या आई। उसके कई कारण आए, जैसे भौगोलिक कारण, राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, शैक्षिक कारण, साहित्यिक कारण, उच्चारण की समस्या आई।
शब्दावली की समस्या आई, व्याकरण की समस्या आई, लिपि संबंधी समस्या आई, जैसे उच्चारण की समस्या में य और ज, यजमान जजमान, छ और छ, एक कक्षा के लिए छ आप लिखते हैं और एक छ छात्र के लिए लिखते हैं आप, स और स, व और ब, ऐसे बहुत से शब्द जिन्हें हमने विदेशक स्वीकार कर लिए, जैसे डायरेक्टर के लिए निदेशक, निर्देशक, संचालक, व्याकरण संबंधी में संज्ञा, कारक, वचन संबंधी समस्या, लिंग संबंधी समस्या जैसे अध्यक्ष, अध्यक्षा, इसी तरह लिपि संबंधी जैसे अ के दो रूप, झ के दो रूप, ल के दो रूप। तो इन सबके मानकीकरण के लिए हमारी सरकार निरंतर, हमारा राजभाषा आयोग कार्य कर रहा है और हम लोग बहुत तेजी से इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो हिंदी की जो व्याकरण की विकास यात्रा आई थी पहली शताब्दी, पहला चरण 18वीं 19वीं शताब्दी में, जिसमें उपनिवेशवाद के दौरान हॉलैंड के जोशुआ केटलर ने हिंदी व्याकरण लिखा, जिसे डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने हिंदी का पहला व्याकरण बताया, और जॉन गिलक्राइस्ट द्वारा हिंदुस्तानी ग्रामर लिखा गया। लल्लू लाल ने ग्रामेटिकल प्रिंसिपल ऑफ ब्रज भाषा लिख करके प्रथम चरण पूरा किया। दूसरा चरण 1870 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, तीसरा चरण 1900 ईस्वी से शुरू हो जाता है और चौथा चरण आता है 1942 ईस्वी से, जो 1956 में हिंदी शब्दानुशासन के प्रकाशन के साथ समाप्त होता है। ये हमारी हिंदी की एक यात्रा है। मैं समझता हूं कि हमारी हिंदी अब दुनिया की उन समस्त महत्वपूर्ण भाषाओं में सर्वोपरि बनने जा रही है। इसके बोलने वाले, इसके लिखने वाले, इसके समझने वाले, और इसमें साहित्य का तो प्रचुर भंडार अब भरता चला जा रहा है। हिंदी की विभिन्न विधाओं पर निबंध, कहानी, उपन्यास, रिपोर्टार, यात्रा, संस्मरण, सब पे, और काव्य के क्षेत्र में भी विभिन्न विधाओं पर हमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृतियां हमारे समाज में आ चुकी हैं हमारे विद्वानों के द्वारा। इसलिए हमें गौरव की अनुभूति होती है, गौरव बोध होता है कि हम हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं और हिंदी हमारी भाषा है, हिंदी हमारी राजभाषा है, हिंदी हमारी मातृभाषा है। आओ देखें कि हिंदी दिल को दिल से मिलाए और हिंदी का निरंतर उत्थान हो। इसी विश्वास के साथ आज की अपनी ये कक्षा हम समाप्त करते हैं और आपसे अपेक्षा करते हैं कि जो भी घर पर करने के लिए आपको कहा गया है उसे आप घर जाकर अवश्य करेंगे। धन्यवाद।